गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में हम जितना भी कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं उसे आपको रजिस्टर में कंप्लीट करके और स्कूल में आकर के और रजिस्टर को चेक कराना है। जितना कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं उनकी आपको लर्निंग भी करते रहना है और जो आप लर्न कर रहे हैं उसकी वीडियो भी बनाइए और ग्रुप पर या पर्सनली मुझे सेंड कीजिए। हमारा जितना कोर्स कंप्लीट हो चुका है उसके चैप्टर्स को एक बार मैं फिर रिवाइज कर देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड बिजनेस इन्वायरमेंट, फोर्थ प्लानिंग, फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन, सिक्स्थ स्टाफिंग, सेवंथ डायरेक्टिंग, एट्थ कंट्रोलिंग। चैप्टर 9 बिजनेस फाइनेंस अभी कंटिन्यू है। इस चैप्टर में भी हम जो अभी तक कर चुके हैं वो आप देखिए। फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा था, इंट्रोडक्टरी फाइनेंस क्या होता है और बिजनेस में फाइनेंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है। द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पूरी तरह से जब हम वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र को देखते हैं तो वो फाइनेंस मैनेजर के अंतर्गत आता है। मीनिंग एंड कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो हमने इसकी डेफिनेशंस देखी है वो आपको लर्न करने के लिए कहा है। On the basis of above definition, we can say that financial management deals with planning, organizing, directing, and controlling financial activities like procurement and utilization of funds of an enterprises. पूरी तरह से जब हम हमारी बिजनेस में फाइनेंस की व्यवस्था करते हैं जिसके लिए हम पहले नियोजन करेंगे, संगठन बनाएंगे, निर्देशन करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, नियंत्रण करेंगे और फाइनेंशियल जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनके बारे में सारी जानकारी लेकर के हम सारे फंड और जितनी भी हमारी सोर्सेस हैं उन सब का जब यूटिलाइजेशन किया जाता है तो सही मायनों में वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। इसके जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स या स्कोप देखे थे, स्कोप और रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके पॉइंट्स भी आपको करना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनके भी पॉइंट्स को आपको 6 पॉइंट दिए हैं वो करने हैं आपको। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस बहुत महत्व रखता है क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बिजनेस में यदि हमने सही मैनेजमेंट किया तो उसका काफ़ी महत्व इसलिए होता है क्योंकि हमारी सारी व्यवस्थाएं जो होती है वो फाइनेंस पर ही डिपेंड करती है। समय के अनुसार हमारे पास जितना पैसा है उसका हम सही यूज कर पाए और सही समय पर हमें सही जितना फाइनेंस की आवश्यकता हो उतनी उपलब्धता हो जाए, अवेलेबिलिटी हो, इसका विशेष महत्व होता है। इसके बाद फाइनेंशियल फंक्शंस देखे थे, इसमें 2 टाइप्स थे, ट्रेडिशनल अप्रोचेस एंड मॉडर्न अप्रोचेस। इसके बाद फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, एक वित्तीय प्रबंधक के क्या कार्य होने चाहिए, उनके कार्यों को भी हमने 7 पॉइंट्स के माध्यम से देखा था। फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन में मैंने आपको ये चार्ट बताया था। ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके 3 टाइप्स है फाइनेंशियल डिसीजन के, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन तीनों पॉइंट्स को हम इंडिविजुअली बहुत अच्छे से देख चुके हैं, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब यह फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हमने स्टार्ट कर दिया था। इसके मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग देखा था। इसमें हमने टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी देख लिए थे, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इसके बाद हमने इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी देखा है, इसके 6 पॉइंट एंड इसकी लिमिटेशंस भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब पूंजी की संरचना। सो वी स्टार्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इन सिंपल वर्ड्स, capital structure is made up of capitalization. The term capital structure refers to the composition of the amount of long-term financing. It is influenced by the internal requirement of the firm and external forces such as market condition, etc. In the words of Gerstenberg, capital structure of a company refers to the makeup of its capitalization.
In a broader sense, capital structure includes all the long-term capital consisting of share capital, debentures, bonds, loans, and reserves. In the form of a formula, capital structure is equal to owner's capital plus debt's capital. Owner's capital consists of long-term funds provided by the company's owners. Debt capital includes any type of long-term funds obtained through borrowing. मीन्स इन सिंपल वर्ड्स अगर हम सामान्य शब्दों में देखें तो पूंजीकरण की राशि है जो हमने कैपिटलाइजेशन किया है, उसमें पूंजी संरचना का जो अर्थ होगा उसमें हम कौन कौन सी हमारी इन्वेस्टमेंट है उनको किस किस रेशो में हम प्राप्त करने का निर्धारण कर रहे होते हैं. जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें जो कैपिटल के हमारे विभिन्न सोर्सेस हैं, ऐसे साधन हैं, ऐसा अनुपात निर्धारित किया जाएगा इसमें जिससे वे कंपनी को एक ऐसी स्पेशल कैपिटल स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं जो कि कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्ण रूप से उपयुक्त हो. तो ऐसी पूंजी संरचना का जब हम निर्माण करते हैं तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा. पूंजी संरचना जो होगी कैपिटल स्ट्रक्चर जिन भी हम हमारी प्रतिभूतियां होती है, जो हमारी मॉर्गेज हम रखते हैं या हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती है, उनके द्वारा जो निर्धारित की जाती है, इनमें प्रत्येक जो हमारी प्रतिभूति होगी, जो हमारी जैसे शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, उनको अपने अपने गुण और दोष भी होते हैं जिनके आधार पर हम उन्हें इश्यू भी करते हैं और उनसे हम अपनी कैपिटल को भी एकत्रित करते हैं. किसी भी कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा उसमें किसी एक विशिष्ट प्रकार की जो प्रतिभूतियां होती है उनमें सिक्योरिटीज होगी जो उनमें उसका एक अधिक भाग होता है जो आगे चलकर कंपनी के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है और अधिक रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि यदि हमने बहुत ज्यादा शेयर्स को इश्यू कर दिया है तो उसके रेट हमारे कम भी हो सकते हैं. ये जो सिक्योरिटीज का लेन देन होता है ये काफी कुछ डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस की साख कैसी है. तो जो डेफिनेशंस दी हुई है उसमें गैस्टनबर्ग का भी यही कहना है कि पूंजी संरचना किसी भी फर्म का स्थायी वित्त प्रबंधन होती है जो कि दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स और प्रेफरेंशियल शेयर्स मतलब पूर्वाधिकार अंशों तथा जो शुद्ध मूल्य होता है उससे प्रदर्शित करती है. इसे हम विस्तृत रूप में देखें तो पूंजी संरचना जो होगी उसको हम विभिन्न प्रतिभूतियां जो हमारी सिक्योरिटीज है उनके हम इंटर जो हमारे रिलेशन होते हैं, जो हमारा रेशो होता है उसको निर्धारित भी करते हैं. यदि हम यह निर्णय लें कि कुल आवश्यक हमारी पूंजी का कितना भाग हम शेयर्स से और कितना भाग हम हमारे लोन से प्राप्त करेंगे, और सेकेंडरी जब हम अंश पूंजी में शेयर कैपिटल में कितना भाग हम इक्विटी शेयर या सिंपल शेयर से और कितना भाग हम हमारे प्रेफरेंशियल शेयर से कलेक्ट करेंगे, तो यह दोनों निर्धारण करना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होगा. इसलिए यह जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इसको डिसाइड करने में इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा उसे एक फॉर्मूले के रूप में भी दिखाया जा सकता है जो यहाँ पर दिया हुआ है. कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू ऑनर्स फंड प्लस डेब्ट कैपिटल. फर्म की जितनी भी हमारी स्थायी या वित्तीय व्यवस्था को जब हम पूंजी संरचना कहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसके आधार पे भी हम कैपिटल को डिफाइन कर सकते हैं. एक जो सामान्यतः जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनका पूंजी आधिक्य मतलब सरप्लस कैपिटल और संचित धारित आय मतलब जो हम रिजर्व या फंड्स बनाते हैं जो हम अर्न करते हैं, तो ये दोनों का ही इसमें काफी महत्व होता है. इस अर्थ में यदि हम कैपिटल स्ट्रक्चर को देखें तो उसका तात्पर्य संस्था की हमारी स्थायी पूंजी जो होती है उससे लिया जाता है. तो जो कैपिटल होगा कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स हमारी जो टोटल लॉन्ग टर्म के फंड्स हैं उसके रूप में भी हम इसे देखते हैं. तो जो हमारे लॉन्ग टर्म के जो लोन्स हैं या जो हमारे फंड्स होते हैं उनको हम जब शेयर कैपिटल में प्लस करते हैं
या पूर्वाधिकार अंश, मतलब हमारे जो प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं, और जितने भी हमारे सरप्लस हैं या जो हमारे रिजर्व्स हैं, और उनको हम जब हमारे लॉन्ग टर्म के लोन में भी प्लस कर देते हैं, तो ये सब मिल करके जो अमाउंट बनती है या जो एक हमारा कोष बनेगा, वो दीर्घकालीन या लॉन्ग टर्म कोष कहलाएगा या फंड कहलाएगा। ऑनर्स कैपिटल होगी, उसमें जो लॉन्ग टर्म के फंड्स होंगे वह, और कंपनी की जो ऑनर्स की कैपिटल होगी उसमें डेब्ट कैपिटल इंक्लूड्स होती है, मतलब जो हमें प्राप्त होने वाली है जो अमाउंट फ्यूचर में जो हमारी अभी तक डाउटफुल है, उसी में यदि हम हमारे लॉन्ग टर्म जो फंड्स होते हैं उनको भी जोड़ दें तो वो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर के रूप में सामने आती है। तो फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, किस किस तरीके के जो फैक्टर्स होते हैं जो प्रभावित करते हैं हमारे पूंजी के स्ट्रक्चर को या कैपिटल स्ट्रक्चर को। इसमें दो तरह के होंगे, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स, नेचर ऑफ बिजनेस, capital structure is made according to the nature of the business concern. The manufacturing concern requires much more fixed capital than those which are engaged in trading. Those concern which requires a high quantity of fixed capital. The capital structure consists of loan capital. जिस तरह से बिजनेस का जो नेचर होता है, जो प्रकृति होगी, उसके आधार पर ही कितना हमें कैपिटल की आवश्यकता होगी, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, पूंजी संरचना कैसी हो, यह डिपेंड करता है। जब हम बिजनेस को चलाते हैं या कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि हमारे यहाँ सर्वाधिक रूप से कितनी अमाउंट की आवश्यकता स्टार्टिंग में बिजनेस में होगी। मीन्स जो हम निर्माणकारी या फिर हम मैन्युफैक्चर कोई ऐसी कंपनी खोल रहे हैं जिसमें हमें रेगुलर हमारे निर्माण कार्य में पैसा लगाना होगा, और उसके लिए हमें सबसे ज्यादा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जो स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी वो हमें कुछ समय बाद उसकी आवश्यकता पड़ने लगेगी। इसे ही यदि हम दूसरे रूप में देखें तो जो संस्थाएं निर्माणकारी है, मतलब जिनका कार्य ही शुरू से मैन्युफैक्चर करना है, और उसमें जो स्थायी पूंजी की हमें जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि यदि स्टार्टिंग से ही हमने मैन्युफैक्चरिंग का वर्क स्टार्ट किया है, पूरा निर्माणी कार्य शुरू किया है, तो उसमें हमें लंबे समय तक ऐसी पूंजी की आवश्यकता होगी जिसका कि हम उपयोग कर सके। और एक बार जब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, जब वो कंटिन्यू रहेगा, तब हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी, मतलब कार्यशील पूंजी की हमें आवश्यकता तब होगी। इसलिए जब व्यापार कार्य में लगी संस्थाएं होती है उसमें स्थायी पूंजी कम और कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। जो संस्थाएं ऐसी होती है जिसमें स्थायी पूंजी की अधिक आवश्यकता हो, वे अपनी पूंजी का एक बड़ा भाग जो लोन के रूप में एकत्रित करते हैं, लोन्स कैपिटल, जो दूसरों से लोन लेकर के और अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो वो लोन कैपिटल कहलाती है। तो उनके लिए, वे संस्थाओं के लिए वे लोन के रूप में अपनी कैपिटल को कलेक्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट, regularity and certainty of income. It should also be considered carefully while deciding capital structure of the enterprises. An organization should issue debentures and bonds only when its earning in future is certain and regular. But in case of short-term needs, issue of redeemable preferential shares should be given importance. The enterprises requiring much fixed capital must raise their funds by issuing equity shares. जिसमें जिन संस्थाओं में या जिन कंपनी में आय की निश्चितता और नियमितता, ये पॉइंट वहां पे अप्लाई होता है, वहां पे लागू होगा जब हम पूंजी की संरचना की निश्चितता और नियमितता को विशेष रूप से महत्व दें। एक ऐसी संस्था जो हमने संस्था को ऋण पत्र, डिबेंचर्स और बॉन्ड तभी हम इशू करना चाहिए या वे संस्थाएं करती है जब संस्था की आय भविष्य में एक निश्चित और नियमित हो, मतलब रेगुलरिटी हो उनकी इनकम में, और बिल्कुल सर्टेनिटी हो कि मतलब फिक्स हो। तो
जब हम हमारी धनराशि को उस समय तक की जब हमें आवश्यकता है और उसके बाद में भी जब हमें आवश्यकता हो तो उसको हम जो हमारे प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं जो विमोचनशील हो कहलाएंगे, जो कि रिडीमेबल होंगे, ऐसे प्रेफरेंशियल शेयर को भी हम इशू कर सकते हैं जब हमें बाद में आवश्यकता होती है। तो जब संस्था की आय के बारे में अनिश्चितता हो तब हम जो इक्विटी शेयर होते हैं, समतांश होते हैं, उनका इशूइंग करते हैं या उनका निर्गमन करते हैं। इसीलिए जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो जिसमें हम कैपिटल स्ट्रक्चर को निर्धारित करते हैं, तो उसमें इस पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि हमारी फ्यूचर में रेगुलरिटी, इनकम की रेगुलरिटी या सर्टेनिटी रहेगी या नहीं रहेगी। थर्ड इंटरनल पॉइंट जो कि अफेक्ट करता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को, डिजायर टू कंट्रोल द बिजनेस। द कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द डिजायर टू कंट्रोल द बिजनेस। इफ द फाउंडर्स ऑफ द कंपनी वांट टू रिटेन कंट्रोल इन देयर ओन हैंड्स, दे मे नॉट इश्यू एडिशनल इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक। इन ए कंपनी लाइज इन देयर हैंड्स। In a company, equity shareholders have voting rights and therefore control of the company lies in their hands. In such a case, more funds may be raised by issuing debentures and preference shares. कैपिटल स्ट्रक्चर जो होती है वो व्यापार के या बिजनेस के नियंत्रण की इच्छा से भी प्रभावित होती है। यदि कंपनी का नियंत्रण प्रमोटर्स मतलब प्रवर्तकों, संस्थापकों या कुछ ही व्यक्तियों के समूह के हाथों में केंद्रित होता है तो वहां पे जो इक्विटी शेयर्स है उनका इशूइंग किया जाता है, उन्हें इशू करके और कैपिटल को एकत्रित किया जाएगा, जिसका एक बड़ा भाग कुछ लोगों के पास केंद्रित रहता है, उन्हीं के हाथों में रहता है, और शेष जो उसका पार्ट होता है वो अनेक छोटे छोटे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कंपनी को अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और तो बाद में पूर्वाधिकार जो प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं या डिवेंचर्स होते हैं उससे वो फिर अपनी कैपिटल को कलेक्ट करती है, जिन्हें प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। उन्हें सिर्फ अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करने का राइट है, मतलब वे सिर्फ अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करके और अलग अपना अस्तित्व रखते हैं। इसी प्रकार फोर्थ पॉइंट इंटरनल फैक्टर्स का, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। Trading on equity implies borrowing funds at a reasonable cost with the help of share capital. When a capital uses borrowed fund in the regular conduct of business along with equity capital, it is said to be trading on equity. When the rate of earning of a company is higher than the rate of interest at which funds are borrowed, equity shareholders can get a higher rate of dividend. इक्विटी मीन्स समता पर जो व्यापार अर्थात ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के सिद्धांत के अनुसार बहुत थोड़ी मात्रा में जब हम सिंपल शेयर्स का इशू करते हैं तो जो हमारी शेष पूंजी की व्यवस्था होती है वो लॉन्ग टर्म लोन्स के द्वारा पूरी की जाती है और उन्हीं के आधार पर कार्य संचालन भी ऑपरेट भी किया जाता है। ऐसा करने से जो बिजनेस होता है उसके स्वामी जो होगा, प्रोप्राइटर होगा, वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके अपनी मैक्सिमम असेट्स के स्वामी बन जाते हैं। बिजनेस में जो प्रत्यय कुल विनियोग पर प्राप्त होगा और कुल विनियोग पर अर्जित जो प्रत्यय दीर्घकालीन ऋणों पर देय ब्याज से कहीं अधिक होता है तो शेष जो लाभ होगा वो साधारण अंशों पर लाभांश के लिए हमारे लिए अवेलेबल होगा, मतलब उसमें से हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह जो हमारे सिंपल शेयर्स होते हैं उन पर अधिक दर से लाभांश हम नहीं डिक्लेयर कर सकते, क्योंकि हमें जो हमारी इनकम होती है वो फिक्स होती है और उसमें हम जितना हमारे पास डिविडेंड पर ईयर मिल रहा है, जितना प्रॉफिट हो रहा है उसी का हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस प्रकार ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की स्थिति में जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा इस प्रकार किया जाता है जिससे कि सिंपल जो शेयर्स होते हैं बहुत कम मात्रा में होंगे और लॉन्ग टर्म लोन की मात्रा अधिक उसमें रखना पड़ती है।
तो इसीलिए जो हमारे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होती है, ये जो इंटरनल पॉइंट होता है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के पक्ष में रहे या कितना हम कर सकते हैं। फिफ्थ इंटरनल पॉइंट होगा कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। Cost of capital depends upon the prevailing rate of interest, return expected by potential investors, issue expenses, and administrative expenses. Normally, the cost of debt is lower than that of equity. जो हमारी फाइनेंसिंग की कॉस्ट है, जो हमारी लागत होगी, जो हमारी वित्त की लागत होगी, उस लागत पर डिपेंड करती है कि हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने रखा है, जो हम उन्हें रिटर्न करेंगे, तो वो पूरी तरह से हमारे ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमारे यहाँ पैसा लगाया है, उनको हम जो उन्होंने अपने पैसा शुरुआत में लगाया है उसके रिटर्न में हम उन्हें हायर रेट पर या फिर ऐसा रेट दें जिससे कि वो सेटिस्फाइड हो। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होता है उसमें भी हम अपनी थोड़ी कमी करके और जो हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें हम अच्छे रेट से उनके ब्याज को पे कर सके। तो नॉर्मली द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर। शुरुआत में जो हमारी होती है वो जो इक्विटी से जो नॉर्मली हमारी रेट होती है वो कम होती है, क्योंकि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें हम ज़्यादा अच्छा रिटर्न देते हैं इंटरेस्ट के रूप में, बजाय उसके कि हम इक्विटी शेयर होल्डर को अपने प्रॉफिट का डिविडेंड दें। नेक्स्ट पॉइंट होगा नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। अ गुड कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट एडजस्टमेंट कैन बी मेड whenever the need arises. Debentures and preference shares can be paid off whenever the company feels necessary, but equity shares cannot be paid off during the lifetime of a company. जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है मतलब हम समय के अनुसार उन्हें चेंज कर सके, मीन्स उसमें लोचशीलता हो। जब भी हम अच्छा एक कैपिटल स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे तो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए एंड एडजस्टेबल होना चाहिए। जब हमें आवश्यकता हो तब हम उसको चेंज कर सके। जो हमारे ऋण पत्रधारी हैं या प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं उन्हें भी हम समय समय पर कंपनी की ओर से यह पूरी तरह से इंटरेस्ट के रूप में या डिविडेंड के रूप में या उन्हें यह फील कराते रहें कि उनका भी बिजनेस में काफ़ी इम्पोर्टेंस है और उनको भी उनकी कैपिटल के द्वारा भी उनका जो पैसा लगाया गया है उस पर भी हमें काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है और भविष्य में उनके लिए भी हमारे पास कई योजनाएं है। तो इस तरह से जब हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो हम हमारे उसमें से कहीं भी कुछ निकाल करके और हमारे दूसरे शेयर होल्डर्स को भी हम पे कर सकते हैं। Period and purpose of financing. For fund require of permanent investment, equity shares are the appropriate choice. Debentures and preference shares are preferable for medium term finance. Modernization and expansion programs may better be financed through preference shares and debentures. फाइनेंस की अवधि और पीरियड्स और जो हमारा उद्देश्य होता है उसके लिए भी ये आवश्यक है कि हम फंड्स में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही इन्वेस्टमेंट हम करें और जितना हमें फंड का यूज होता जाएगा हम उतना अप्रोप्रिएट उतनी ही अमाउंट से वापस फंड को कंटिन्यू करते रहें। इसके लिए जो डिवेंचर्स और प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं उनमें उन्हें हमें प्रेफरेंस दे करके जो मीडियम टर्म के फाइनेंस की व्यवस्था करनी होती है वो हम इसके द्वारा कर सकते हैं। जो हमारा आधुनिकीकरण है और बिजनेस को जब हम बढ़ाते हैं तो उसके लिए सबसे बेटर हम फाइनेंस की व्यवस्था प्रेफरेंस शेयर से और डिवेंचर से ही कर पाते हैं। 8 point assets structure. The choice of securities should be appropriate to the liquidity and composition of assets. The cash flow of the company must be sufficient to meet the fixed charges for fund. In the words of Van Horn, the analysis of
debt equity alone can be deciding, and an analysis of the magnitude, the stability of cash flow relative to fixed charges is extremely important in deciding the capital structure of a business. हम जितनी भी सिक्योरिटीज को कलेक्ट करते हैं, जितना भी हम अपना फाइनेंस की व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें हमें ये लिक्विडिटी रखना होगी, यह तरलता रखना होगी कि हम हमारी संपत्ति को या एसेट्स को भी कंबाइन कर सकें। और कैश फ्लो जो होगा वो कंपनी के लिए बहुत जरूरी होता है, सफिशिएंट टू मीट द फिक्स्ड चार्जेस। जो हमारे फंड के लिए या जो हमारे फिक्स्ड चार्जेस हैं उनके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम हमारे कैश फ्लो को प्रॉपर रखें। जो वॉर्न है उनका भी कहना यही है कि जो हमने डेब्ट इक्विटी के लिए जो क्लॉज रखा है, जो हमने डिसाइड किया है, उसके लिए भी हम ऐसी स्थिरता को, हमारे कैश फ्लो को इस प्रकार रखें कि हम हमारे यहाँ जितना भी आने वाला पैसा है, जितना हम डिसाइड कर चुके हैं कि हमें इस समय तक ये पैसा प्राप्त हो जाएगा, तो उसके लिए भी हम हमारे यहाँ ऐसी सारी व्यवस्था रखें कि हम हमारी फिक्स्ड एसेट्स को भी कंटिन्यू कर पाए, मतलब उसमें हम और बढ़ोतरी कर पाए और किसी भी तरह से हमारे यहाँ कैश की कमी न हो। इस प्रकार जो कैपिटल गियरिंग होती है, मतलब जो हमारी पूंजी को हमने कलेक्ट किया है, और गियर जो रेशो है जो हमने कलेक्ट किया है, उसका जो अनुपात है वो दोनों ही काफी महत्व रखता है कि हमारे बिजनेस में हम किस समय पर कौन से कैपिटल स्ट्रक्चर को किस तरह से बनाएं, और हमारे कैपिटल में ऐसी सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो हम समय के अनुसार उसका सही यूज भी कर पाएं। इस प्रकार जो सारे ये फैक्टर्स दिए हैं, इंटरनल फैक्टर्स, इनमें हमने यही देखा है कि हम पूंजी संरचना को या कैपिटल स्ट्रक्चर को जब भी डिसाइड, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम हमारे कौन से शेयर होल्डर्स को किस समय कितना रिटर्न दे पाएंगे। तो एक कंपनी की सफलता उसकी जो वित्तीय फाइनेंशियल प्लानिंग होती है और जो कैपिटल स्ट्रक्चर होती है उस पे ही डिपेंड करती है। कंपनी अपने जो लॉन्ग टर्म के फाइनेंस की व्यवस्था जो करती है वो शेयर कैपिटल और प्रेफरेंशियल शेयर और डिबेंचर्स के माध्यम से करती है। तो जिस तरह से इन पर हम नियमित रूप से ब्याज या इंटरेस्ट या डिविडेंड देते हैं, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इन्हें यदि उस समय पर प्राप्त होता रहता है तो उनकी बिजनेस में आस्था बनी रहती है। यह स्थायी लागत वाली प्रतिभूतियां, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज कहलाती है। इसलिए दूसरी तरफ यदि इक्विटी शेयर्स पर हम डिविडेंड घोषित कर देते हैं या डिक्लेयर करते हैं, तो उसका करना न करना संचालकों पर, मतलब उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है। लाभांश यदि हमने डिक्लेयर किया है तो सदैव यह माना जाता है कि हम हमारे यहाँ पर बिजनेस में प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं, और यदि हमने डिविडेंड इक्वली मतलब समानता से देते रहते हैं तो संस्था में या बिजनेस में उन लोगों का विश्वास भी बना रहता है। यह एक अलग बात होती है कि हम लाभांश कितना घोषित करें, यह हमारे जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, और जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं उनकी जो पॉलिसी होती है उस पर डिपेंड करता है। साधारण जो शेयर्स होते हैं, सिंपल शेयर्स, उन पर लाभांश कम और अधिक घोषित किया जा सकता है, और लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट सिक्योरिटीज होती है, परिवर्तनशील लागत प्रतिभूतियां जो होगी, उन्हें हमें रेगुलरली या उन्हें ज्यादा हमें डिविडेंड के रूप में अमाउंट पे करनी होती है। संस्था को जो उपयुक्त दोनों ही में से ही किसी भी प्रकार की जो सिक्योरिटीज के मध्य जब यदि उन्हें संतुलन करना होता है तो उन्हें संतुलन बनाए रखने के लिए अपने यहाँ जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा उसको एक आइडियल के रूप में, मतलब एक आदर्श पूंजी संरचना के रूप में तैयार करना होता है। इसीलिए कैपिटल स्ट्रक्चर को जब निर्धारण करते हैं तो उन सभी तत्वों पर विचार कर लेना चाहिए जो कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्टेड करते हैं या प्रभावित करते हैं।
पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व जो होते हैं, वो जो इंटरनल फैक्टर्स है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनसे जो कैपिटल डायरेक्ट प्रभावित होती है और कैपिटल की जो स्ट्रक्चर है उसको हमने किस तरह से निर्माण किया है या किस तरह से बनाया है, इसका प्रभाव हमारे बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उन पर भी पड़ता है। तो इस प्रकार जो इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स को ही देखना है। इंटरनल फैक्टर्स के जो 8 पॉइंट्स हैं, इन 8 पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इन्हें समझना है, और इनमें आपको यदि कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर आप मैसेज देकर पूछिए। इसके सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनल फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन पॉइंट्स को आपको इनके कंसेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। आप इन्हें अच्छे से पढ़िए, समझिए और इनको आपको याद भी रखना है। जो अभी हमारा कंटिन्यू चैप्टर चल रहा होता है उसे आप रेगुलर करिए, ताकि आपके जो भी डाउट्स हो, जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हो, उन्हें आप या तो स्कूल में आके डाउट क्लासेस में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनली कॉल करके भी किसी भी पॉइंट को क्लियर करने में अपनी हेल्प ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जितना हमारा कोर्स होता जा रहा है उतना आप रेगुलरली करते रहेंगे तो आपकी स्टडी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो अब हम इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसलिए तब तक का आपका ये होमवर्क है कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग एंड इसके इंटरनल फैक्टर्स को पूरे को अच्छे से पढ़ करके और याद रखेंगे। और यदि पूरे पॉइंट आपको क्लियर हो गए हो तो आप इसे अपने रजिस्टर में भी नोट डाउन कर लीजिए।